हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शाइना परमार और हम पढ़ रहे हैं गुप्ता एम्पायर। लास्ट लेक्चर में जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने देखा कि सोर्सेज कौन से हैं, कहाँ से पढ़ सकते हैं गुप्ता एम्पायर के बारे में। उनके पिलर से इतना कुछ पता चल रहा है, उनकी कॉर्नोलॉजी तक वहाँ पे लिख रखी है। प्रयाग प्रशस्ति बहुत मशहूर है, इसके अलावा बहुत कुछ ताम्रपत्र हैं, हमारे पास इतना ढेरों लिटरेचर है जो हमें बता रहा है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गुप्ता एम्पायर के बारे में, ओरिजिन एंड द फाउंडेशन, कि इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये लोग कौन थे और इसकी फाउंडेशन करने वाला कौन था। तो अलग अलग विचार हैं, वही कंफ्यूजिंग विचार। हालांकि हमारे पास ढेरों लिटरेचर है, इतने स्मारक पड़े हुए हैं, अभिलेख पड़े हुए हैं, फिर भी इसमें कंफ्यूजन है, क्योंकि जो इनका बेस है उसमें थोड़ी कंफ्यूजन है। जब हम चंद्रगुप्त पहला पढ़ेंगे तो वहां से सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो बेस है कि कौन लोग थे, कहाँ से आए, तो वो पढ़ने जा रहे हैं हम। तो ओरिजिन उनके बारे में ये कहा गया है कि ये कौन थे गुप्त। ये कुषाण जो वंश हमने पहले पढ़ा है, ये माना गया है कि ये गुप्त लोग उनके संबंध थे। तो कुषाणों के अधीन इन्होंने राज्य अपने संबंध बन के रहे हैं, इनके पास जमीनें थी। और ये जब कुषाण वंश खत्म हुआ तब गुप्त वंश शुरू हुआ। तो ये उन्होंने या उनके कमजोर राजा या इन लोगों ने उनको दबा दिया। तो कुषाण वंश के ये संबंध माने गए हैं। इनकी जातियों के बारे में फिर से अलग अलग विचार हैं, मतभेद हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसे स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, जिससे हम पता चलता है कि ये कौन लोग थे। तो कीर्ति कौमुदी जो वज्जिका के द्वारा लिखी गई है, उस पुस्तक में लिखा हुआ है। एक्चुअल में बात ये की गई है कि जो चंद्रसेन की बात मैंने आपको पहले सोर्सेज में बताई है कि चंद्रसेन था, तो चंद्रसेन को क्या कहा गया है, वो करास्कर जाति का था, तो उसे करास्कर मूल का कहा गया है। और जब चंद्रसेन ने युद्ध किया था तो उसका साथ दिया था लिच्छवियों ने, तो लिच्छवी मलेश कहलाते हैं। तो लिच्छवी ने उनका साथ दिया, इस वजह से उसे लिच्छवी कहना कहीं जेन्युइन नहीं लगता। तो कई जगह पे उसको करास्कर मूल का कहा गया है, कई जगह पे उसको लिच्छवी कहा गया है। तो शायद लिच्छवियों ने उसका साथ दिया, इसलिए उसे लिच्छवी जाति का मान ले, ये भी सही नहीं लगता। और उसको करास्कर मूल का कौन था, चंद्रसेन था। तो चंद्रसेन को चंद्रगुप्त पहला मानना भी कई जगह पे हमें जेन्युइन नहीं लगता। तो ये दोनों विचार भी ऐसे ही हैं जिन्हें हम माने या ना माने। एक हमारे पास चंद्रगामिनी की व्याकरण ग्रंथ पुस्तक है, उसमें लिखा हुआ है कि गुप्त कौन थे, जाट थे। इसके अलावा प्रभावती गुप्त ने जो अपना ताम्रपत्र, पूना का ताम्रपत्र हमें अभिलेख मिला है, उसमें लिख रखा है कि उसका गोत्र कौन सा है, धारण गोत्र। तो प्रभावती कौन है, चंद्रगुप्त दूसरे की पुत्री है। तो जो प्रभावती है वो अपना गोत्र लिख रही है धारण, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये गुप्त लोग कौन थे, धारण गोत्र के थे, यानी शायद वो ब्राह्मण लोग थे। तो ये भी माना गया है कि प्रभावती गुप्त कहीं अपने पति का गोत्र तो नहीं लिख रही। तो इस बात को क्लियर कैसे करते हैं कि उसका पति कौन है, वकाटक, नरेश वकाटक का राजा, जिसका नाम है रुद्रादमन दूसरा। तो जो रुद्रादमन दूसरा, उसका जो वंश माना गया है वो माना है विष्णु वृद्धि। विष्णु वृद्धि प्रभावती के पति का गोत्र है, लेकिन विष्णु वृद्धि लोग कौन है, ब्राह्मण लोग हैं। तो ब्राह्मण जो हैं वो ब्राह्मणों में ही शादी करते हैं। तो शायद ये प्रभावती गुप्त ने जो धारण गोत्र लिखा है ये गुप्त साम्राज्य का हो सकता है और वो लोग ब्राह्मण ही होंगे। तो ये हमें काफी पुख्ता विचार लगता है, आसपास का लगता है कि ये सही होगा, क्योंकि वो खुद उस वंश की राजकुमारी है। ये तो हमारे पास वो है जहां से हमने लिटरेचर में से इसको गैस कर किया कि ये होगा ये होगा। कुछ हमारे इतिहासकार विद्वान लोग हैं, उन्होंने भी विचार दिए हैं, जैसे केपी जायसवाल, उन्होंने भी स्टडी की है, खूब सारा मटेरियल पढ़ा है, इन चीज़ों को पढ़ा है। तो केपी जायसवाल जी कहते हैं कि वो लोग जाट थे। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी जी कहते हैं कि वो धारण गोत्र के थे। ब्राह्मण भी हम उन्हें बोल सकते हैं, मैंने आपको बताया धारण गोत्र और ब्राह्मण ये दोनों का विचार मैंने अलग अलग लिख दिया, वैसे एक जगह पे भी मैं लिख सकती थी। तो जो हेमचंद्र राय चौधरी जी हैं उनके अनुसार वो धारण गोत्र के थे। तो धारण गोत्र का हमें कहाँ से पता चल रहा है, पूना के ताम्रपत्र अभिलेख से। तो धारण गोत्र या ब्राह्मण कहना इन्हें उचित होगा। आरसी मजूमदार जी ये मानते हैं कि वो लोग क्षत्रिय थे। तो वो कहते हैं कि ये सारी बातें नहीं है, शायद वो लोग क्षत्रिय थे। तो इस तरह से हम इनको डिवीजन करते हैं। अब एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि वो कुषाणों के संबंध थे, ठीक है, तो मे भी वो वैश्य हों। कहाँ से पता चलता है वैश्य हों,
तो वो वैश्यों का कैसे पता चलता है? हमारे पास ना धर्म ग्रंथ है, मैंने आपको पहले भी बताया था, धर्म शास्त्र जिन्हें हम बोलते हैं। धर्म शास्त्रों में ये लिखा है कि कौन से लोग कौन सी उपाधि धारण करते हैं। तो धर्म शास्त्र में लिखा है जो ब्राह्मण लोग हैं वो उपाधि धारण करते हैं शर्मन या मांगलिक, ब्राह्मणों द्वारा ये उपाधि धारण की जाती है। जो क्षत्रिय हैं वो वर्मन या सशस्त्र की उपाधि धारण करते हैं। अगर ब्राह्मण है तो वो अपने नाम के आगे या पीछे लगाएगा शर्मन या मांगलिक, क्षत्रिय है तो वो लगाएगा बर्मन या सशस्त्र, और अगर वो वैश्य है तो वो अपने नाम के आगे लगाएगा या पीछे लगाएगा गुप्ता। तो वैश्य लोग अपने नाम के पीछे जो भी लगाते थे वो उनका एक उपाधि थी या गोत्र था। तो ये माना गया है कि गुप्ता जो लगाते हैं वो वैश्य हैं, तो ये गुप्त साम्राज्य शायद वैश्य लोग थे। तो जो शूद्र हैं वो अपने नाम के, उनकी उपाधि क्या होगी? दास होगी। तो ये उपाधियां हैं, इन उपाधियों से धर्मशास्त्रों से हम अंदाजा लगाते हैं शायद वो लोग वैश्य थे। तो किसी भी बात पे हम फिर मोहर नहीं लगाने वाले कि वो लोग कौन थे, तो ये सारे विचार साथ साथ लेके चलेंगे। लेकिन हाँ, ये बात पक्का है कि वो कुषाणों के संबंध थे। तो जैसे कुषाण वंश में हमने देखा, मैंने आपको बताया कि इन्होंने टोपी का इस्तेमाल किया, पतलून का इस्तेमाल किया, ओवरकोट लॉन्ग कोट का इस्तेमाल किया, घोड़े की रकाब जिसे हम घोड़े की काठी बोलते हैं, लगाम, वो सारी चीजों का प्रयोग कौन करते थे? कुषाण वंश वाले। तो उन चीजों को ये गुप्त लोग थे उन्होंने अपनाया और ये कुषाण वंश की देन मानी गई है। जैसे हमने पढ़ा है कि विदेशी लोग, शकों के बारे में भी पढ़ा था हमने कि विदेशी लोग ये लेके आए हैं भारत में, तो कुषाण वंश वाले भी विदेशी लोग थे, तो उन्होंने भी इन चीजों का प्रयोग किया। और ये चीजें किसने बाद में प्रयोग की? गुप्ता एम्पायर के लोगों ने। उन्हें इन सारी चीजों को एक्सेप्ट किया। और कुषाण वंश में हाथी सेना का महत्व कम हुआ, उन्होंने घुड़सवार सेना को महत्व दिया। तो गुप्त साम्राज्य में भी जो सेना है वो घुड़सवार सेना ज्यादा रही। तो काफी कुछ उन्होंने इन विदेशी राजाओं से, जो इंडियन भी थे और यूनानी भी थे, तो इंडियन भी थे और सीथियन भी थे, इंडियन भी थे और पर्थियन भी थे, वो सब हम पढ़ चुके हैं, इंडो ग्रीक, इंडन, सीथियन। तो उन लोगों ने जो भारत को दिया वो भारत के ही एक वंश ने अपनाया। कौन से वंश ने? गुप्त साम्राज्य ने। तो ये हमारे पास दो राजाओं के नाम है, वो है अर्ली गुप्ता रूलर्स। एक्चुअल में गुप्त साम्राज्य को कहां से शुरू मानते हैं? ये माना गया है कि चंद्रगुप्त पहला ही इसका पहला राजा माना गया है सही मायने में। लेकिन हमारे पास दो नाम उससे पहले आते हैं कि आखिर संस्थापक कौन था इसका, जो शायद इसका इंडिपेंडेंट एक स्वतंत्र राजा तो नहीं बन सका लेकिन संस्थापक है। तो पहला नाम हमारे पास आता है श्री गुप्त, जिसका टाइम पीरियड है 240 से लेकर 280 ईस्वी तक एडी। तो ये माना गया है, इत सिंह ये कहता है कि श्री गुप्त ने मंदिर एक बनवाया, चाइनीज लोगों का मंदिर बनवाया, और उसके लिए उसने 24 गांव वहां पे अनुदान में दे दिए उन लोगों को रहने के लिए, अपना खर्चा पानी चलाने के लिए। तो ये इत सिंह के द्वारा लिखा जाना श्री गुप्त के बारे में ये बताता है कि वो पक्का कोई राजा रहा होगा। और इत सिंह काफी देर बाद जो भारत के बारे में बयान कर रहा है उसका इतना पीछे के बारे में लिखना बताता है कि ये जेन्युइन बात लगती है। तो ये भी माना गया है कि वो श्री गुप्त ने वो मंदिर मगध में बनाया, लेकिन ये माना गया है कि इत सिंह उस मंदिर की बात कर रहा है जो मगध वाला नहीं है, वो शायद बंगाल के मंदिर की बात कर रहा है। तो इसका मतलब है श्री गुप्त का बंगाल तक भी राज्य था। और ये एक हमें इलाहाबाद का स्तंभलेख मैंने आपको बताया ना कि समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है, उसमें लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त का दादा कौन है? श्री गुप्त। इवन ये भी लिखा गया है कई जगह पे कि उसका नाम गुप्त था, श्री उसे एक उपाधि दी हुई थी, इसलिए उसे श्री गुप्त के नाम से जाना जाता है। तो ये श्री गुप्त इसने महाराज की उपाधि धारण की। और महाराजा कौन होते थे? जो सामंत होते थे। तो महाराजा का, अब हम सोचते हैं कि महाराजा मतलब इंडिपेंडेंट राजा जिसका पूरे साम्राज्य है, लेकिन उस समय में, जिस समय की हम बात कर रहे हैं 240 में, जो महाराजा थे वो कौन होते थे? सामंत होते थे। वो इंडिपेंडेंट नहीं होते थे, वो राजा ने ऐसे महाराजा धीराज नहीं थे, वो थे किसी के अधीन। तो ये स्वतंत्र राजा नहीं था, इसलिए शायद इसने महाराजा की उपाधि धारण की थी, क्योंकि ये शायद सामंत लोग थे लेकिन अपने साम्राज्य को विस्तृत कर चुके थे। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उपजाऊ इलाकों में जाके ये टिक गए और धीरे धीरे इन्होंने विशाल साम्राज्य स्थापित किया। और उसके बाद दूसरा हमारे पास है घटोत्कच। घटोत्कच गुप्ता, दो बार नाम आता है, एक तो चंद्रगुप्त, दूसरे का सेनापति भी था घटोत्कच गुप्ता, उसका भी जिक्र आता है, लेकिन ये और कोई है। तो ये है श्री गुप्त का पुत्र घटोत्कच गुप्ता। तो 280 से लेके 319 तक, 280 to 319 ईस्वी तक इसने राज किया है।
जो प्रभावती के ताम्रपत्र की हम बात कर रहे हैं, पूना से जो हमें मिले हैं ताम्रपत्र अभिलेख, उसमें उसने लिखा हुआ है कि गुप्त साम्राज्य का पहला राजा कौन है, घटोत्कच। हालांकि इसने भी महाराज की उपाधि धारण की है और यह माना गया है कि शायद ये भी इंडिपेंडेंट राजा नहीं रहा होगा, या जो रहा भी होगा तो शायद इतना साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाया। तो ये हमारे अर्ली गुप्ता रूलर्स हैं। अब हम पढ़ते हैं जो सही मायने में हमारे गुप्त साम्राज्य के महान शासक हुए हैं, जिसमें से हम पहला नाम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त पहला। तो इसे नोट कीजिए। तो हमने पढ़ लिया श्रीगुप्त और घटोत्कच। मैंने ये बताया कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक हमें मिल गया कौन है, श्रीगुप्त, और हमारे पास कुछ एविडेंस भी हैं। लेकिन अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, गुप्त वंश का महान शासक, पहला महान शासक, वो कौन है, वो है चंद्रगुप्त पहला। अब आप कहेंगे मैडम पहले भी आपने चंद्रगुप्त पढ़ाया, फिर पढ़ा रहे हो। अरे इसके बाद भी पढ़ाने वाली हूं एक और चंद्रगुप्त, पर कैसे याद रखेंगे कि किसके बारे में कब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो जो हमने पहले पढ़ा चंद्रगुप्त, उसके नाम के पीछे क्या लग रहा था, मौर्य। तो वो कौन से वंश का है, मौर्य वंश का। और सबसे बड़ी बात, वो 323 बीसी में पढ़ा है हमने, ये पढ़ रहे हैं 321 एडी में, तो 600 साल का दोनों में फर्क है। लेकिन इस चंद्रगुप्त के पीछे मौर्य नहीं लग रहा, ये अकेला चंद्रगुप्त है, वो चंद्रगुप्त मौर्य था। तो मौर्य वंश को अब भूल जाओ, अब हम शुरू कर रहे हैं गुप्त वंश, जिसमें पहला महान शासक कौन है, चंद्रगुप्त पहला। अब ये पहला कहां से आ गया, तो इसके माता पिता ने इसका नाम पहला नहीं रखा, वो तो हमने याद रखना है कि गुप्त साम्राज्य का जो चंद्रगुप्त है, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तो वो हमने इसके पीछे पहला लगा दिया है। तो इसका समय है 319 से लेकर 335 तक, और ये माना गया है इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, यानी कि ये पहला शासक है जो राजा बना। इससे पहले जो राजा हैं श्रीगुप्त और घटोत्कच, वो सामंत थे और महाराजा की उपाधि धारण की थी। तो ये एक स्वतंत्र शासक था और इसने अपने साम्राज्य का खूब विस्तार किया। इसने बहुत सारे काम किए हैं जिसे हम पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले है उसके वैवाहिक संबंध लिच्छवियों के साथ, मैट्रिमोनियल अलायंस विद लिच्छवी। लिच्छवी जाति जिसे हमने पढ़ लिया, कौन थे, जिन्होंने चंद्रसेन की सहायता की कल्याण वर्मा के साथ युद्ध करने में। वो कल्याण वर्मा कौन था, इसका एक भाई, सौतेला भाई कह लो, क्योंकि ये तो गोद लिया था पिता ने, तो उसके साथ युद्ध किया। तो उस युद्ध में सहायता किसने की थी, लिच्छवियों ने। तो इसने लिच्छवी वंश से वैवाहिक संबंध बनाए। लिच्छवी कौन थे, उस वक्त की एक ऐसी जाति थी जो ताकतवर थी, लेकिन इतनी बड़ी ताकतवर जाति नहीं थी कि वो अपना साम्राज्य स्थापित करे। ये भी माना गया है लिच्छवी शायद वैशाली के थे, ये भी माना गया शायद वो नेपाल के थे। लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी के साथ उसने 308 में शादी की। शादी के बाद उसने सोने के सिक्के चलाए, ये उसकी दूसरी प्राप्ति है। लिच्छवी वंश से शादी करना उसकी कैसे प्राप्ति है, क्योंकि वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है और किसी दूसरी जाति की सहायता लेना एक उसकी प्राप्ति मानी गई है। उनकी सहायता से इसने बहुत युद्ध किए। ये भी माना गया है युद्ध इसको शादी में पाटलिपुत्र का इलाका दहेज में मिला, पर यह बात सच नहीं लगती। हाँ, पाटलिपुत्र पे इसने हमला किया तो सहायता किसकी ली, लिच्छवियों की, ये बात थोड़ी सही लगती है। तो उसके बाद ये माना गया इसने गोल्ड के सिक्के चलाए और शादी के बाद उसने सिक्के के एक तरफ अपना चित्र और अपना नाम और अपनी पत्नी का चित्र और पत्नी का नाम लिखवाया, चंद्रगुप्त और कुमार देवी, और लिच्छवी भी लिखवाया गया, जिससे ये क्लियर होता है कि लिच्छवी घराने की थी। और दूसरी बात, दूसरी साइड पे उसने दुर्गा देवी का चित्र बनवाया, देवी का चित्र शेर पे बैठे हुए, तो इससे ये लगता है कि ये हिंदू धर्म को मानने वाले लोग थे। तो ये उसकी प्राप्ति है, कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। और उसके बाद हम ये देखते हैं उसने अगला काम क्या किया, वो है गुप्ता इरा, गुप्त संवत। पहले हमने क्या पढ़ा, शक संवत। हमने देखा कनिष्क ने एक संवत शुरू किया 78 में एडी में, तो वो कौन सा समय शुरू होता है, वो उसका कुषाण वंश का पहला साल माना गया है। हमने विम कैडफोसिस और काजुल कैडफोसिस भी पढ़े हैं, लेकिन उन्हें उसके साथ मानते ही नहीं। हम ये मानते हैं कि कुषाण वंश का पहला साल कौन सा है, 78, क्योंकि उसने एक शक संवत की स्थापना की है। ऐसे ही गुप्त साम्राज्य कब शुरू हुआ माना जाता है, 319 में, क्योंकि चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत की स्थापना कब की है, 319 या 320 में, तो 319 को ही मानते हैं। तो ये गुप्त साम्राज्य का पहला साल है, इसलिए इसको गुप्त संवत माना गया है। इस बात को हम क्लियर कैसे करेंगे, तो ये माना गया है, अल बरूनी ने कहीं लिखा है कि शक संवत के 241 साल के बाद गुप्त संवत स्थापित किया गया, और फ्लीट के सहायता से ये सब क्लियर हो गया। आखिर हम उनके हेल्प से, एक इतिहासकार हैं फ्लीट, उनकी सहायता से
ये हमें विश्वास हो गया। फ्लीट ये कहते हैं कि अगर 78 और 319 को माइनस करें तो 241 आते हैं, और इन दोनों में 241 का फर्क है, तो हमारे पास गुप्त साम्राज्य का पहला साल क्लियरली 319 आ गया। और हमें सांस आती है कि चलो कुछ तो क्लियर हुआ, इतना पढ़ लिया लेकिन विश्वसनीय नहीं हुआ। अब थोड़ा लगता है कि हम ठीक चल रहे हैं। तो यहां से इस शक संवत की स्थापना होती है, सॉरी गुप्त संवत की। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता ही रहता है शक और गुप्ता में। तो उनकी सहायता से हमें ये पता चलता है, फ्लीट की सहायता से। अब देखें इनका साम्राज्य कहां तक फैल गया। तो पुराणों में, वायु पुराण में लिखा है गंगा, प्रयाग, साकेत और मगध तक उनके साम्राज्य का विस्तार हुआ। तो ये तो हमें क्लियर ही है कि वो गंगा के इलाकों में राज कर रहे थे। उत्तर प्रदेश और बिहार में उन्होंने शुरुआत में अपना राज्य स्थापित किया। तो इसका मतलब गंगा से लेके बंगाल तक उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। पाटलिपुत्र का भी नाम आ रहा है, ये भी लिखा हुआ है समुद्रगुप्त ने अपने अभिलेख में कि नेपाल तक उनकी सीमा थी। तो शायद लिच्छवी नेपाल के होंगे, इसलिए उनके राज्य की सीमा वहां तक थी। तो इनका जो पुत्र है आगे चंद्रगुप्त का, वो समुद्रगुप्त हम पढ़ने वाले हैं। तो उसको भी साम्राज्य अपने पिता से मिला, उसने खुद भी बहुत लड़ाइयां की हैं। महान शासक माना गया है समुद्रगुप्त, लेकिन उससे पहले जो महान शासक है वो है चंद्रगुप्त। तो इतना बड़े साम्राज्य को स्थापित किया और एक गुप्त साम्राज्य की शुरुआत कर दी, क्लियर कर दिया कि हम स्वतंत्र राजा हैं और ये हमारा साम्राज्य है। 319 हमारा पहला साल है स्वतंत्रता का। तो यहां से गुप्त साम्राज्य हमारा शुरू होता है। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र गद्दी पे बैठता है, और ये माना गया है कि समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा गया है, वो सबसे ताकतवर राजा माना गया है। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि वो ताकतवर, उसका पुत्र भी उससे ज्यादा ताकतवर है। तो ये गुप्त साम्राज्य महान साम्राज्य है, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं इसमें, बहुत कुछ सीखने वाले हैं इससे। ये है हमारा गुप्त साम्राज्य। तो इन्हें पढ़ें, चंद्रगुप्त पहले को। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त को। थैंक यू सो मच।